Good morning students, myself Rajkumar Sharma, Department of Botany, Mata College, सादुलपुर चूरू। आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने डीएनए के विषय में इंट्रोडक्शन, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और किस प्रकार के बॉन्ड्स बनते हैं, इन सब के बारे में जान लिया है। और ये जो टॉपिक है वो मैंने पहले ही बताया कि सभी क्लासेस में इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगा, बीएससी पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी 12th की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कोई इस टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, बेसिकली दिक्कत वाला टॉपिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको आ रही हो तो आप मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए की अगले सेगमेंट की, जो कि है एक मॉडल जिसके बारे में मैंने बात किया था, कल हेडिंग डाला था, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एवं क्रिक का मॉडल अपना बड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो बिल्कुल अलग टॉपिक के रूप में पूछा जाता है, ऐसे टाइप के रूप में पूछा जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर भी बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। वॉटसन और क्रिक के साथ एक और साइंटिस्ट भी रहे, विल्किंसन्स, जिनके बारे में काफ़ी बुक नहीं बताती है। विल्किंस जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था तो साथ ही थे, लेकिन विल्किंस जो हैं वो बाद में, कुछ ही समय बाद में एक्सपायर हो गए, मर गए। इसीलिए जो नोबेल प्राइज़ मिला वो सिर्फ वॉटसन और क्रिक को मिला। वॉटसन और क्रिक जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, वहीं पर रहकर उन्होंने अपना शोध कार्य किया और डीएनए का बीडीएनए मॉडल प्रस्तुत किया। विल्किंस ने इस कार्य में सहायता की और एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक द्वारा डीएनए की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, जो बाद में वॉटसन और क्रिक द्वारा इलेबोरेट हुई, बढ़ाई गई और उन्होंने बहुत ही सटीक डायग्राम इसके बारे में दिया। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी को देखने से ज्ञात होता है कि एक डीएनए एक बहुचक्री संरचना है, जिसके अंदर सर्कल्स बने होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड है और जो मोनोमर से बनी होती है। इन मोनोमर्स को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कल की क्लास में हमने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात की थी। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 3 बेसिक कंपोनेंट से बनते हैं, जो कि नाइट्रोजन बेस, शर्करा और फॉस्फेट से बनते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर सिंगल स्ट्रैंड बनाते हैं, और अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आप बेसिकली सभी जानते भी होंगे। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इसका एक डायग्राम बनाते हैं और फिर इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो बात करते हैं। डीएनए का जो मॉडल है वो बेसिकली सीडी के द्वारा डिनोट किया जा सकता है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जो इस सीडी को इस प्रकार से पकड़ें तो इसको ट्विस्ट करें तो जो स्ट्रक्चर उभर कर आएगी सामने वो डीएनए का मॉडल होगी। तो हमें डायग्रामेटिकली डीएनए कुछ ऐसा नज़र आता है। आप डायग्राम जब बनाएं तो बड़ी ही सावधानी से बनाएं, क्योंकि इसका डायग्राम अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई बार सही नहीं बैठ पाता है, इसलिए कोशिश करें 1 से 2 बार। इसके अंदर हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अभी हम प्रत्येक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 2 स्ट्रैंड हैं, ये एक सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगल स्ट्रैंड, और इन्होंने आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंड बनाया है। इनकी डायरेक्शन 5' to 3' होती है और 5' to 3' होती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ये। जहाँ तक हम बात करें इसकी डायमीटर की, तो इसका डायमीटर बेसिकली 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हम अलग अलग डीएनए के जो मॉडल है उनके अंदर जो डायमीटर है कितना होता है उसके बारे में भी अलग से बात करेंगे। डीएनए ट्विस्टेड है और इसका एक टर्न, 1 टर्न, ये एक टर्न मान लीजिए, ये बीडीएनए की बात चल रही है सिर्फ, तो वो 34 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है। यहाँ पर एक टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये भी आपको देखना होगा।
मतलब ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं 10 हैं, तो अगर हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो 10 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास ये आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम हमारे पास निकल के आएगा। और अब आप और देखिए कि इसमें दो ग्रूव बनते हैं जो टर्न के हिसाब से बनते हैं। एक थोड़ा सा गहरा होता है, एक थोड़ा सा हल्का होता है। तो इसको हम मेजर ग्रूव कहेंगे, जो कि 22 एंगस्ट्रॉम गहरा है, डिप है। ये जो ऊपर से जो लेंथ है उसके अनुसार यहाँ पर चेन का घुमाव होता है, टर्न ऑफ चेन, चेन का घुमाव। एक और ग्रूव होता है जो कि थोड़ा सा हल्का होता है, उसे हम माइनर ग्रूव कहेंगे। माइनर ग्रूव में बेसिकली टर्न ऑफ मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर अणुओं का घुमाव बेसिकली देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाएं, थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करें तो किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट को निकालने, तो ये जो पर्टिकुलर यूनिट है उसके अंदर नाइट्रोजन बेस जो है, जो कि प्यूरिमिडीन या प्यूरिन में से कोई होता है, वो दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की सहायता से। यहाँ पर ये दोनों साइड में सुगर से जुड़े हुए हैं और उसके बाद में ये फॉस्फेट से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो ये पॉइंट है ये एक्चुअल में सुगर पॉइंट है एस, और यहाँ पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन बेस है इस जगह। तो इन दोनों को जोड़ने का जो कार्य है वो स्टेर जिस पॉइंट द्वारा किया जाता है वो फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट बेसिकली न्यूक्लियोसाइड को कनेक्ट करता है। तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जो कि डीएनए की बेसिक फंक्शनल यूनिट है। तो मोनोमर की अगर बात करें तो डीएनए के मोनोमर का नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मेड बाय नाइट्रोजन बेस, शर्करा एंड फॉस्फेट। इस बेसिक स्ट्रक्चर को देखने पर हमें मेन थीम समझ आ जाती है कि डीएनए किस प्रकार का है। अब हम एक एक पॉइंट डिस्कशन करते जाते हैं और एग्जाम में कैसे लिखना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डायग्राम आपका हो गया, थ्योरी बहुत सारी डिस्कस कर ली हमने। अब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर एक बहु न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, आपस में ये जुड़े हुए हैं और जुड़कर एक रज्जु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से दो रज्जु आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण करते हैं। जो रज्जु है उनमें बहुत से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हैं। ये अगर हम इनको न्यूक्लियोटाइड 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 ऐसे डिनोट करते जाएं आपस में, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इनके अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कनेक्ट टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। तो पहला पॉइंट अपना इस प्रकार से है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें, आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे इसको। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर जो बेस पेयर हैं या बेस हैं वो प्यूरिन है और पिरिमिडीन हैं। ये अल्टरनेटिव होते हैं, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर प्यूरिन के लिए ग्वानिन और एडेनिन रहेंगे और इसी प्रकार से पिरिमिडीन के लिए साइटोसिन और थाइमिन रहेंगे। ये दो दो नाइट्रोजन क्षार आपस में कनेक्टेड हैं और इनके बीच में डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। जी जो हैं वो सी से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है और इसी प्रकार से ए टी के साथ
डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, ये एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब हो गया कि पूरक हैं। इनके स्थान पर अगर गलत क्षार आ जाए तो डीएनए पहले उसकी प्रूफ रीडिंग करेगा, पहले चेक करेगा कि सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसको रिप्लेस कर देगा। इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है, प्रूफ रीडिंग मिस्टेक हो जाती है या डीएनए गड़बड़ हो जाता है, कई बार डिजीज के केसेस में ऐसा होता है, तो उस केस में उस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। डिसऑर्डर क्रिएट होने का मतलब हो गया कि वो जेनेटिक बीमारी का शिकार हो जाता है। तो आपको ये बात देखनी होगी, आपको ध्यान देना होगा कि ये पेयर जो है वो बेसिकली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ हम अगर बात करें तो एडेनिन की मात्रा थायमिन के साथ इक्वल है बिल्कुल, यानी जो यहाँ पर हम बोले मात्रात्मक कंडीशन की बात करें तो वो भी बिल्कुल बराबर है। ए इक्वली है वेटेज टू थायमिन, और इसी प्रकार से जी सी के साथ बिल्कुल इक्वल वेट में है, बिल्कुल बराबर वेट में है। ये जो वेट वाला जो है उसको हम एक अलग पॉइंट में देखेंगे, चारगाफ नियम जो है उसके अनुसार देखेंगे। अलग अलग व्यक्तियों में चारगाफ नियम, व्यक्तियों में नहीं, अलग अलग जीवों की कैटेगरी में चारगाफ अनुपात जो है वो अलग अलग होता है, वो अलग पॉइंट है, तो यहाँ हम उसको डिस्कस अभी नहीं कर रहे। अब देखिए यहाँ पर आप देखो कि जो एडेनिन क्षार है वो डबल बॉन्ड द्वारा अपने थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। ये जो बेस पेयरिंग हो रही है इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हम कहेंगे। ये संपूरक बंध संरचना है जो कि बिल्कुल फिक्स होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। कल के पॉइंट में मैंने बताया था कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ बॉन्ड एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। इसीलिए जी और सी मजबूत बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, और ए और टी कमज़ोर बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो जी और सी आपस में जी और सी अधिक दक्षता से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। काफ़ी डिटेल से हमने बता दिया है कि पॉइंट डिस्कस कर लिया, बॉन्ड लेंथ कल के डायग्राम में थी। अब तीसरा पॉइंट, डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए बेसिकली कुछ अपवादों को छोड़ दो तो डबल स्ट्रैंडेड हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब हो गया एक और दो, मतलब डीएनए के एक रज्जु और दूसरे रज्जु की बात करें तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड या दोनों रज्जु प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल, प्रति समांतर, एंटी पैरेलल। इसका मतलब हो गया कि एक स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो दूसरे स्ट्रैंड की डायरेक्शन से अपोजिट है। बेसिकली डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम 5 डैश से काउंट करते हैं, 5वां कार्बन जो है शर्करा का उस ओर से काउंट करते हैं, तो डायरेक्शन हमेशा 5 डैश टू 3 डैश एक स्ट्रैंड की होती है, ये हमें देखना है। तो अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगी 5 डैश टू 3 डैश दोनों में। तो प्रति समांतर का बेसिकली मीनिंग ये है, और ये कंडीशन डीएनए के लिए मस्ट है, होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे, लेंथ की बात करते हैं, डिफरेंट लेंथ्स। डीएनए की लेंथ की अगर हम बात करें तो हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे। डायमीटर, व्यास, जो कि आपके सामने है, ये 20 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम है, आपके सामने लिखा हुआ है। और ऑब्वियसली हाफ डायमीटर अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न की लंबाई, 1 टर्न अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। 1 टर्न इक्वल्स टू 34 एंगस्ट्रॉम। 1 टर्न जो है वो बेसिकली 10 न्यूक्लियोटाइड्स को कवर करता है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन 1 टर्न, एक टर्न में ऐसा है।
न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या और वन टर्न की लेंथ डिपेंड ऑन टाइप, डीएनए किस प्रकार का, उस पर निर्भर करती है। ये जो लेंथ अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ बी डीएनए के लिए लागू है, अलग अलग डीएनए के लिए लागू नहीं है। तो अलग अलग डीएनए के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसकी लेंथ भी पढ़ेंगे और साथ ही उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं वो भी पढ़ेंगे। तो एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो हम एक कहें कि लेंथ बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड कितनी होगी? तो सीधी सी बात है, हम 34 में 10 का भाग दे देंगे तो 2 सक्सेसिव जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच में जो लेंथ है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम, वो हमारे पास ये निकल के आती है। आई थिंक इससे ज़्यादा आपको किसी एक पर्टिकुलर डीएनए के अंदर और डाटाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको और पड़ती भी है तो आप मेजर ग्रुप का उदाहरण दे सकते हैं। 22 एंगस्ट्रॉम एंड 12 एंगस्ट्रॉम, मैंने लिखा नहीं, 12 एंगस्ट्रॉम, ये 2 डाटा हम और भी दे सकते हैं। जहाँ तक हम लेंथ की बात करें डीएनए की लंबाई की, वो अनलिमिटेड है क्योंकि काफ़ी लंबा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डिपेंड करता है कि जेनेटिक मटेरियल का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, किस प्रकार का है, तो वो यहाँ पर हमें स्टडी नहीं करना है। तो जलीय माध्यम की अगर हम देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो हैं वो अघुलनशील रहते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो नॉन पोलर बॉन्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि स्ट्रक्चर वाइज इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट डीएनए के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन के समय या निर्माण के समय दोनों जो स्ट्रैंड है वो विकुंडलित हो जाते हैं। सपोज दैट कि ये 2 डीएनए हैं आपस में जुड़े हुए हैं और जब रेप्लिकेशन की बात आएगी तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और एक दूसरे से सेपरेट होकर नया डीएनए बना लेंगे ऐसे। तो 1 मदर डीएनए प्रोड्यूस 2 डॉटर डीएनए बाय रेप्लिकेशन मेथड। डीएनए की जो रेप्लिकेशन मेथड है वो किस प्रकार की है, इसके बारे में एक अलग वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि वो कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या फिर डिस्पर्सिव है, और विद एग्जाम्पल देखेंगे हम। उसमें मेसेल्सन और स्टाल नामक जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम आता है। मेसेल्सन और स्टाल नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव मेथड, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी किया इन्होंने। उस एक्सपेरिमेंट को हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तब डिस्क्राइब करेंगे, तब बात करेंगे। तो डीएनए लगातार अपना निर्माण करता रहता है और आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो है वो डीएनए का वाटसन और क्रिक वाला मॉडल है। इम्पॉर्टेंट काफ़ी है क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं पॉइंट्स को, थोड़ा सा हर पॉइंट का एक अलग टाइप नंबर देख के, कि जिससे आपका आंसर जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगे, सफिशिएंट लगे। बाकी एक्स्ट्रा मैटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा एनलार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। हिंदी मीडियम की आदत होती है थोड़ी सी उत्तर को बढ़ाने की, लेकिन अगर आपने डायग्राम अच्छा बनाया है, प्रॉपर नॉमिनेशन किया है और सभी पॉइंट्स को रेस्पेक्टिव मैनर में लिखा है, तो फिर आपको भी वहाँ पर उत्तर में, आंसर में कोई गपबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई थिंक ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर फिर भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और आपके पर्टिकुलर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।